हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमल एजुकेशन पर। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये हमारा आज के इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप में से किसी ने भी 2 पार्ट्स नहीं देखे ना, तो प्लीज यार जाओ, पहले आप लोग वो 2 पार्ट्स जरूर देखो, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि इस पार्ट में क्या है, क्या करवाया जा रहा है ना, क्या कुछ है। तो पहले आपको ना इसके लिए 2 पार्ट्स जरूर देखने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था, पता है ना आप लोगों को कि ये जो आप लोगों के वीडियोस बन रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर, ये दोनों मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो इसलिए किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और जाहिर सी बात है, एनसीईआरटी पढ़ने की भी नीड नहीं है अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी, एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है। तो देखो, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी कि अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर आप मेहनत करते हो ना, तो सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस खुद आएगी आपके पास चलकर। इसलिए बस आप मेहनत करते रहो, रुको मत कभी भी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में इवेंट पढ़ा था, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये देखा था कि भाई लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई, यानी कि फ्रांस के अंदर जो लोग थे ना, उनके अंदर ये अफवाह फैल गई कि भाई राजा जो है ना, वो अपने आर्मी को भेज रहा है हमें मरवाने के लिए, हम पे गोलियां चलवाने के लिए। तो फ्रांस के लोग डर गए। डर के मारे उन लोगों ने क्या किया, इकट्ठे हो गए, 7,000 लोग इकट्ठे हो गए, और जो बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, है ना, क्योंकि दहशत सी हो गई थी। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां से आप लोगों का रियल में चैप्टर स्टार्ट होता है। तो एक एक चीज को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका पार्ट 2 था, यानी कि इवेंट जो था, वो आप लोगों का एक ट्रेलर था। तो फिल्म तो अब शुरू हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France। यानी कि 1774 की बात है, जब एक राजा जिसका नाम किंग लुई 16, जिसका नाम लुई 16 है, उसे राजा बना दिया जाता है। यानी कि 1774 में लुई 16 को राजगद्दी मिल जाती है। उससे कहा जाता है कि भाई अब तूने फ्रांस को चलाना है। कब की बात है ये? 1774 की। He was 20 years old, यानी कि जब वो 20 साल का था, and married to the Austrian princess of मैरी एंटोइनेट। यानी कि ये नाम याद रखना आप लोग, जब वो 20 साल का था, सिर्फ 20 साल का, तो उसकी शादी हो जाती है किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, जिसका नाम है मैरी एंटोइनेट। तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, ये आपको नजर आएंगे किंग लुई 16, और यहाँ पे ये इनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम क्या है? मैरी एंटोइनेट। Upon his accession, the new king found an empty treasury। यानी कि जब वो राजा बना था, यानी कि जब उन्होंने राजगद्दी संभाली, किसने? किंग लुई 16 ने, तो उस टाइम पे ये देखा गया, उसने ये पाया कि भाई जो उसका खजाना है, यानी कि जो राजाओं का जो खजाना होता है ना, वो पूरा खाली हो चुका था। क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। ठीक है, अब खाली क्यों रहा होगा, यानी कि खाली क्यों हुआ होगा, आगे देखते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की ना लंबे समय तक ना युद्ध चलते रहते थे। तो उन्हीं युद्धों की वजह से, उन्हीं फाइट की वजह से फ्रांस के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे ना, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए, क्योंकि युद्ध के लिए चाहिए होता है ना। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या होते चले गए? खत्म होते चले गए। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक बहुत आलीशान ना फ्रांस के अंदर में एक पैलेस हुआ करता था, जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल्स। यानी कि वर्साइल्स एक शहर है, वहां पे एक पैलेस हुआ करता था, बहुत भव्य महल हुआ करता था, गोल्ड का बना हुआ, बहुत बड़ा, जिसमें एक साथ काफी लोग आ सकते थे। ठीक है ना, इतना भव्य महल बना हुआ था। तो उसको मेंटेन करने का भी जो खर्चा होता था ना, डेली का जो खर्चा होता था, तो वहां पे भी खर्चे की वजह से उसका जो खजाना था वो धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया, क्योंकि काफी फिजूल खर्ची होती थी उस महल को मेंटेन करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं अभी कि वो महल दिखने में कैसा था। ठीक है, 2 मिनट रुको आप। आगे आप देखेंगे, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प दी
13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखो यहाँ पे आप समझना इस बात को, फ्रांस का और अमेरिका का दोनों का ना कॉमन शत्रु था। कॉमन शत्रु था कौन? ब्रिटेन। आप जानते हो ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, ऐसी कुछ बात थी यहाँ पे। तो फ्रांस और अमेरिका का दोनों का शत्रु था ब्रिटेन। तो उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटेन ने ना अमेरिका में अलग अलग 13 एरियाज को, आप ऐसे समझ लो कि 13 कॉलोनीज बना रखी थी अमेरिका के अंदर। कितनी कॉलोनीज बना रखी थी? 13। तो कॉलोनीज का मतलब क्या हो गया? कॉलोनीज का मतलब वो नहीं कि जो आपका गली मोहल्ला होता है, नहीं। कॉलोनीज का मतलब यहाँ पे है जब एक पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री पे अपना गुलाम करती है, यानी कि उस पर कब्जा कर लेती है, तो ऐसा कहा जाएगा कि पावरफुल कंट्री की वो कमजोर कंट्री एक कॉलोनी बन गई। तो ऐसे ही अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनीज बना ली थी किसने? ब्रिटेन ने। कितनी कॉलोनीज बना ली थी इसने? 13 कॉलोनीज बना ली थी। तो फ्रांस ने फिर अमेरिका की हेल्प करी उसको फ्री करने के लिए, आजादी दिलवाने के लिए, ब्रिटेन से मुक्ति दिलाने के लिए। तो इस हेल्प करने के चक्कर में इसका पैसा लड़ाइयों में सारा चला गया, है ना। सारा खजाना इसका लड़ाई करने के चक्कर, मदद करने के चक्कर में भी चला गया। तो लिखा है ना यहाँ पे, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजादी दिलवाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी। तो इस मदद करने के चक्कर में उसका जो पैसा था और ज्यादा वेस्ट हो गया, यानी कि चला गया सारा। तो ऐसे में वो कंगाल सा होता जा रहा था। आगे आप देखोगे, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को पैलेस दिखाऊंगा, कौन सा? वर्साइल। तो आप देखेंगे ये है वो। तो आप देख सकते हो, दो पिक्चर है, आप देख सकते हो कितना आलीशान बना हुआ है द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, है ना। कितना आलीशान है देखने में। उस टाइम की बात बता रहे हैं हम। देखो उस टाइम पे 17 है ना सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप देखोगे इतना भव्य महल बना हुआ है। तो लगता है कि यार वाकई राजा महाराजा जो थे ना, वो खर्चा करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते थे, एक एक चीज का वो ध्यान रखते थे। तो आप देख सकते हो कितना आलीशान, है ना। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? द वॉर, वही वाला युद्ध जो ब्रिटेन से कर रहा था कौन? फ्रांस। किसकी मदद करने के लिए? अमेरिका की मदद करने के लिए। द वॉर एडिड मोर देन अ बिलियन लिव्स। अब मैं आपको बता दूं लिव्र का मतलब यहाँ पे क्या होता है। लिव्र का मतलब होता है फ्रांस की करेंसी। जैसे कि अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, इंडिया में रुपीस चलते हैं, तो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी का नाम था क्या? लिव्र। तो 1 बिलियन लिव्र जो था कर्जा, डेब्ट का मतलब कर्जा, हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिव्स। अब आप देखोगे इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्र से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिव्र, यहाँ पे लिव्र का बोझ चढ़ा हुआ था, पहले से ही 2 अरब का चढ़ा हुआ था और 10 अरब का और चढ़ गया। ठीक है ना। तो ऐसे उसके ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। आगे क्या है? लिव्र का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। फ्रांस की मुद्रा होती है, यानी कि यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। लेकिन 1794 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया था इस करेंसी को। ये बात याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस की जो करेंसी थी लिव्र, उसे कब डिसकंटिन्यू करा गया, है ना। तो 1794 में उसे डिसकंटिन्यू यानी कि समाप्त कर दिया गया। अब लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब लैंडर्स भी थे, लोन देने वाले जो लोग थे, है ना, उन्होंने भी काफी लोन दे रखा था। अब वो भी आ गए कि भैया बात ऐसी है, अब हमारा भी आप कर्जा जो है ना वो वापस करो। अगर आप कर्जा वापस नहीं करोगे तो हम 10% के हिसाब से ना आप पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो जितने भी लैंडर्स थे, यानी कि किंग लुई 16 ने जिन जिन से ले रखे थे उधार, पैसा ले रखा था उधार, तो वो लोग आ गए। अब उन लोगों ने साथ नहीं दिया, वो लोग भी आ गए कि भैया जिस चीज आपने हमसे जो पैसा लिया है ना, अगर आप लौटा रहे हो, किंग लुई 16 से बात बोली गई कि पैसा लौटा रहे हो तो लौटाओ, नहीं तो हम आप पे ना 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे लोन पर, जो आपने हमसे लिया था। किसने लिया था? राजा ने। किससे लिया था? लैंडर्स से। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड to spend an increasing percentage of its budget and on interest payments alone। तो हुआ क्या? फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। तो अब देखो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे काफी ज्यादा मजबूर हो चुकी थी भाई, उसके पास इतना सारा कर्जा चढ़ चुका है, अब वो चुकाए तो चुकाए कैसे?
है ना, अमेरिका से हेल्प करने, अमेरिका की मदद करने के लिए तो लोन ले लिया, है ना, अपने मतलब देश को चलाने के लिए तो लोन ले लिया, है ना। तो ऐसे में अब फ्रेंच गवर्नमेंट को ना ये बात आ गई, डर गया कि भैया अब हम चलाएंगे कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। फ्रेंच गवर्नमेंट दिनों दिन ये सोचती चली गई, यानी कि किंग लुई 16 इस सोच में पड़ गया, तो अब हम करेंगे क्या, आगे क्या करना है। तो अब उसके मन में ना एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, अब आप जरा ध्यान से समझना। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, है ना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब किंग लुई 16 ने सोचा कि भाई अगर मेरे को इन सब खर्चों को मेंटेन करना है, जो मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के खर्चे होते हैं, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है जो कि वर्साइल में था, है ना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह ये सब को मेंटेन करना है, तो मुझे जबरदस्ती ना टैक्स लगाना पड़ेगा, मेरे को टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेंच गवर्नमेंट यानी कि किंग लुई 16 ने ऐसा सोचा, ये उसका आइडिया था। तो अब देखो, एक तो बात होती है चलो आप टैक्स लगा रहे हो, ये एक आपका आइडिया था कि आपने अच्छा सोचा कि टैक्स लगा के थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई, अब देखो आप। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century was divided into 3 estate and only members of the third estate पेड टैक्सेस। यानी कि उस टाइम पे जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, जिसको हम फर्स्ट एस्टेट कहते हैं, सेकंड एस्टेट कहते हैं और थर्ड एस्टेट कहते हैं। यानी कि फर्स्ट एस्टेट में भी कुछ लोग आते हैं, सेकंड एस्टेट में भी कुछ लोग आते हैं और थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग आते हैं। लेकिन इसने गलती क्या कर दी, इसने ये गलती कर ली कि सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो लोग आएंगे ना, जितने भी थर्ड एस्टेट की कैटेगरी के अंदर लोग होंगे, सिर्फ वही टैक्स देंगे। यानी कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा, तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स पे करेंगे। तो बताओ, यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन बना, यानी कि यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को तो कुछ बोला नहीं, और सिर्फ सारा का सारा टैक्स आपने हमारे जिम्मे भर दिया, है ना, हमारे ऊपर बिल थोप दिया। ये कौन सी समझदारी है? तो यहीं से आपको मैं बता दूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कारण समझ में आता है हमें कि भाई ये क्रांति जो हुई थी, यानी कि किंग लुई 16 के अगेंस्ट जो लोग खड़े हो गए थे क्रांति के लिए, वो क्यों खड़े हुए थे, वो इसी वजह से। पहला कारण आपको समझ में आ गया, यानी कि टैक्स की वजह से। किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। सिर्फ किस पे इन्होंने लगाया? थर्ड एस्टेट के लोगों पे। कहा कि आप ही लोग पे करोगे। तो आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ना सोसाइटी के बारे में समझते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, तो हम एक एक करके तीनों एस्टेट्स को जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखो, फर्स्ट एस्टेट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जी। अब आप सोच रहे होंगे क्लर्जी कौन होते हैं, तो हिंदी में पादरी वर्ग कहा जाता है इसे। अब पादरी वर्ग, क्लर्जी, यानी कि होते कौन है ये? वो लोग जो चर्च के लिए काम करते हैं या चर्च में काम करते हैं। पर्सन हु वर्क इन चर्च, वो लोग जो चर्च में काम करते हैं उनको हम क्लर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? क्लर्जी। अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टोटल फ्रेंच, यानी कि उस टाइम पे फ्रांस के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी ना, उस पॉपुलेशन का 1% जो थी ना, ये वही लोग आते थे। कौन लोग आते थे? क्लर्जी। यानी कि क्लर्जी की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था ये? 1% लोग थे बस ये। फिर आगे आप देखोगे, ऑन 10% ऑफ लैंड, इनके पास जमीन पर अधिकार कितना था? 10%। यानी कि उस टाइम पे फ्रांस के अंदर जितनी भी जमीन रही होगी ना, उसका 10% जो राइट था ना, 10% जो अधिकार था, वो किनका था? पादरी वर्ग का, यानी कि क्लर्जी का। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एस्टेट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड एस्टेट। तो सेकंड एस्टेट में आप देखोगे, इन्हें हम नॉबल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमीन के मालिक हो गए, किंग क्वीन हो गए, राजा मंत्री वगैरह, ये सब हो गए, है ना, जो होते हैं।
तो ये सब आ जाते हैं किसमें, इनको हम नोबल्स कहते हैं, यानी कि ये सेकंड एस्टेट के लोग हैं, जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता है। लैंडलॉर्ड्स हो गए, किंग क्वीन हो गए, राजा मंत्री वगैरह, है ना, ये सब। अप्रोक्सीमेटली अब इनको भी देख लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 2%। ये लोग टोटल पॉपुलेशन के 2% है, यानी कि फ्रांस में उस टाइम पे जितनी भी पॉपुलेशन रही होगी तो 2% ये लोग थे। और जमीन पर राइट कितना है इनका, 20%। इनका जमीन पे राइट है। फ्रांस में जितनी भी उस टाइम पे जमीन रही होगी, उस टोटल जमीन का 20% पे इनका राइट बनता है, ठीक है, 20% जमीन पे। अब आप देखोगे थर्ड एस्टेट, और मैंने आपको क्या बताया अभी पीछे कि लुई 16 ने इनको भी मना कर दिया कि आप टैक्स नहीं दोगे, इनको भी मना कर दिया आप टैक्स नहीं दोगे, बल्कि ये लोग अमीर कैटेगरी में आते हैं। अब आप आ जाओ थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट को ध्यान रखना, हम पीजेंट्री भी कहते हैं, पीजेंट्री। पेपर में आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि थर्ड एस्टेट का एक और नाम आप बता सकते हो, बताओ, तो आंसर होगा पीजेंट्री, यानी कि कृषक, किसान। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं बिग बिजनेसमैन। अब देखो थर्ड एस्टेट ऐसा था जिसमें किसान तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, सारे एजुकेटेड पर्सन सारे इसी के अंदर आते हैं। बिग बिजनेसमैन हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, फार्मर्स हो गए, है ना, आर्टिस्ट हो गए, और स्मॉल फार्मर्स हो गए। तो ये सारे के सारे ना आपके थर्ड एस्टेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये सारे के सारे थर्ड एस्टेट के अंदर आते हैं तो इनकी पॉपुलेशन का पार्ट जो होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 97%। तो देखो 1% इधर हो गया, 2% इधर हो गया, बचे कितने परसेंटेज, 97%। तो 97% जो लोग थे ना वो थर्ड एस्टेट के अंदर आ गए। कौन से एस्टेट के अंदर, थर्ड एस्टेट के अंदर। तो फ्रांस के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रही होगी तो 97% जो लोग थे वो इसी कैटेगरी में आ रहे थे। और इन 97% में से भी जो 80% जो थे ना वो किसान थे। 80% क्या थे, किसान थे। तो आप देख सकते हो 97% तो टोटल है थर्ड एस्टेट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, और 97 में से भी 80% सिर्फ क्या थे, किसान थे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये 90% भी लिखा हुआ है, तो आप अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप इसे 90% आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 90% व पीजेंट्स, ठीक है ना, 90% यानी कि 90% क्या थे, किसान थे। अब इनके पास जमीन का अधिकार आप देख सकते हो कितना था, 30% ऑफ लैंड वॉज ऑन्ड बाई द रिचर मेंबर ऑफ दिस एस्टेट। अब आप बताओ थर्ड एस्टेट में अमीर लोग भी रहते होंगे, गरीब लोग भी रहते होंगे। अमीर लोग का मतलब यही बिग बिजनेसमैन, डॉक्टर्स वगैरह, और गरीब लोगों का मतलब ये किसान। तो जो अमीर जनता थी ना थर्ड एस्टेट की, उनके पास जमीन पर अधिकार कितना था, 30%, और रिमेनिंग 40% ऑफ लैंड वॉज ऑन्ड बाई पीजेंट्स। तो किसानों पर जमीन का अधिकार कितना था, बस 40%। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरा 100% कवर हो रहा है। पहले चेक कर लेते हैं हम, ये देखो 10%, 20%, 30% हो गया, 30%, 30%, 60% हो गया, 60% और 40%। बताओ पूरा 100% हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने इस तरीके से देखा कि जमीन कैसे बटी हुई थी। 30% उन लोगों के पास जो थर्ड एस्टेट में ही अमीर लोग आते हैं, बिग बिजनेसमैन वगैरह ये सब, और 40% जमीन पर सिर्फ किसका राइट था, किसान का। तो आप सोचो 40% जमीन पर सिर्फ इन्हीं का राइट था, इसी में इन्होंने खेती करनी होती थी, इसी में अनाज उगाना पड़ता था। तो अगर देखा जाए, आपको लग रहा होगा 40% बहुत ज्यादा है, बट ये बहुत कम है, क्योंकि आपको खेती बाड़ी करनी है, अनाज उगाना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी कम बैठती है। आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रांस की सोसाइटी कैसे डिवाइड हो रखी थी, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखें, द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पे आपका एक नया वर्ड आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। दैट डेटेड बैक टू दी मिडिल एजेस। देखो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आज से कई साल पहले, है ना, कई साल पहले, यानी कि हम बात करते हैं 9th सेंचुरी से लेके, है ना, और 12th सेंचुरी तक अगर हम बात करें,
तो यहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम पे ना फ्यूडल सिस्टम चला करता था। फ्यूडल सिस्टम क्या था, दरअसल इसके अंदर सारी जमीनें जो होती थी ना उस टाइम पे राजा की होती थी। सारी जमीनें जो होती थी ना वो किसकी होती थी, राजा की होती थी। जितने भी राजा होते थे सारी जमीनें उनकी होती थी। तो उस टाइम पे काफी पॉपुलर था ये फ्यूडल सिस्टम। तो राजा जो होता था वो जमीनें देता था, यानी कि रेंट पे दे देता था, है ना। तो राजा क्या करता था, जमीनें अपने जो नीचे हैं कुलीन वर्ग जो हो गए, है ना, तो उनको दे दिया करता था, उनको दे देता था जमीन। अब वो लोग क्या करते थे कि आर्मी को दे देते, क्योंकि सिपाही वगैरह जो है वही तो एंड में काम आएंगे ना राजा के साथ लड़ने के लिए, तो वो उनको दे देते थे। और जो सिपाही वगैरह है वो फार्मर्स को दे देते थे, ताकि किसान जो है उन आर्मी को जो है खाना वाना खिलाए, उनको मतलब उनकी सेवा करे, उनके घोड़ों को नहलाए धुलाए, ये सब काम करे। तो एक तरीके से सेवा करे किसानों की, है ना। अल्टीमेटली आप बताओ बर्डन किन के ऊपर आया, किसानों के ऊपर आया। तो इस तरीके का सिस्टम जो होता था ना उसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते थे, जहां पे किसानों को सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचती थी। वही किसान सारे आर्मी के लिए खाना वगैरह बनाते थे, उनकी सेवा करते थे, है ना, उनके खेतों में काम करते थे, उनकी जमीनों पे काम करते थे, है ना। और बदले में आर्मी जो नॉबल्स होता था उनकी रखवाली करते थे, है ना, उनके मतलब साथ खड़े होते थे, उनके लिए लड़ते थे। किनके लिए, नॉबल्स के लिए, जो होते थे मंत्री वगैरह, इन सब के साथ खड़े होते थे। और जो ये लोग होते थे नॉबल्स वाले, वो राजा के साथ खड़े होते थे। कहीं पे भी लड़ाई करने के लिए जाना होता था तो पूरी सेना एक साथ साथ चलती थी उनके पीछे, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन अल्टीमेटली पिसता कौन था इनमें, किसान, क्योंकि सारा बर्डन किनके ऊपर था, किसानों के ऊपर। वही सेवा वगैरह करते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो ऐसे सिस्टम को हम फ्यूडल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आप देखोगे राजा, फिर राजा के नीचे आप देखोगे नोबल्स वगैरह, फिर उसके नीचे आर्मी, आर्मी के नीचे फिर पीजेंट्स यानी कि किसान। तो ये इनके खेतों पे काम करते थे और आर्मी आर्मी के लिए काम करते थे, उनकी सेवा करते थे, है ना, ये सारी चीजें करते थे। आर्मी बदले में इनके साथ खड़े होते थे, है ना। और ये लोग बदले में इन राजा को खजाना देते थे, टैक्स वगैरह जो भी कुछ होता था, टैक्स वगैरह कलेक्ट करके वो सारा कहाँ दिया जाता था, राजा को, राजा के पास जाता था और राजा के खजाने में वो जुड़ जाता था। तो इस तरीके का सिस्टम चला करता था, इसी को हम फ्यूडल सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्यूडल सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप और ड्यूटीज की बात हो रही है। तो आप देखो हर एक की ड्यूटी बनी हुई थी कि आर्मी की ये ड्यूटी है, इसकी ये ड्यूटी है, इसको टैक्स राजा को देना है ना। किसानों की ये ड्यूटी है कि आर्मी की हेल्प करनी है, सेना की हेल्प करनी है, उनके लिए खाना वाना बनाना है, या फिर खेतों में काम करना है, अनाज उगाना है, घोड़ों को चारा खिलवाना है, मतलब ये सब, धुलाई वगैरह करनी है, उनको नहलाना है, ये सब। तो द टर्म ओल्ड रिजिम, इसमें एक नई टर्म है ओल्ड रिजिम, तो समझ लेते हैं। इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। कहा जाता है कि प्राचीन राजतंत्र, ओल्ड रिजिम को कहते हैं क्या, प्राचीन राजतंत्र। पद का प्रयोग सामान्यतः है सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यानी कि जब भी हम बात करेंगे ओल्ड रिजिम की, और ओल्ड रिजिम के अंदर ही फ्यूडल सिस्टम आ जाता है। तो पहले के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये 1789 से पहले ऐसा हुआ करता था, है ना, बहुत हुआ करता था। तो आगे हम देखेंगे, आगे इसमें ये बात बताएगी, द नंबर मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड नॉबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे, एक तो पहले बेनिफिट मिल गया उन्हें। अब देखो यहाँ पे बात लिखी है, इनको ना जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए थे, जन्म से ही बेनिफिट मिला हुआ था। क्या बेनिफिट मिला हुआ था, तो आपको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें बेनिफिट लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू दी स्टेट। यानी कि इनको बाई बर्थ, आप अधिकार समझ लो या फिर बेनिफिट समझ लो, है ना, फायदा समझ लो, इनको बाई बर्थ मिला हुआ था। जब से पैदा होते थे उन्हें ये राइट मिल जाता था कि भाई आगे जाके जब आप बड़े होंगे, मतलब आप काम वगैरह करोगे, तो आप कोई भी टैक्स नहीं पे करोगे। बाई बर्थ ही ये अधिकार मिल गया।
बेनिफिट मिल गया कि आप कोई भी टैक्स नहीं भरोगे। ये किनको मिला है राइट? क्लर्जी को और नोबिलिटी को, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को ये अधिकार मिल गया बाई बर्थ, जन्म सिद्ध अधिकार इनका, कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार। तो इन्हें जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया कि आप टैक्स नहीं पे करोगे। तो आप बताओ सारा वर्कलोड किसके ऊपर आ गया? फिर किसानों के ऊपर। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, साथ ही साथ वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि राजा फिर नोबल्स वगैरह ये सब होते हैं, है ना, वो इनसे काम निकलवाते हैं और ये किसानों से काम निकलवाते हैं। यानी कि हर एक बंदा बताओ दूसरों से काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। तो इन्हें ये राइट मिला हुआ था कि ये ऐसा कर सकते हैं, अपने से जो नीचे के लोग हैं उनसे वो बेनिफिट उठवा सकते हैं, उनकी उनसे सेवा ले सकते हैं, है ना, उनसे सेवा ले सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे कि एक राजा है ना, और यहाँ पे आप देखोगे उसके पीछे पंखा करने वाले दो लोग खड़े कर देते हैं कि भाई तू मुझे पंखा करता रहे क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे। तो आप देखोगे ये सारी इस तरह की जो सेवाएं होती थी ये सिर्फ किनको मिलती थी? नोबल्स को मिलती थी, नोबल्स, ठीक है ना, जो आपके इस कैटेगरी में आते थे। तो आप देखो एक तो उन्हें टैक्स ना पे करने का बेनिफिट मिल गया और दूसरा बेनिफिट इन्हें ये मिल गया, क्या मिल गया? सेवा करने का, सेवा करवाने का, करने का नहीं करवाने का, कि अपने नीचे से लोगों से वो क्या करवा सकते हैं? सेवा करवा सकते हैं। सिपाही इनके साथ खड़े रहते हैं उनकी सेवा में, है ना, साथ ही साथ किसान वगैरह भी करते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं उनके साथ, है ना। तो आप देखोगे ये सारी बातें होती थी, तो काफी खराब सिस्टम हुआ करता था ये। आगे क्या होता है? दे यूज टू कलेक्ट फ्यूडल टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स, और ये लोग पीजेंट से ना टैक्स भी वसूल करते थे, जिसे हम फ्यूडल टैक्स कहते थे, और ये टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा वगैरह को दे दिया करते थे। तो आप देखो इनका कितना ज्यादा इस टाइम पे, उस टाइम पे शोषण हुआ करता था, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। आगे चलते हैं हम। Peasants were obliged to render services to lord, to work in house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। तो आप देखोगे ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, है ना, सैनिक सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए क्या थे? बाउंड थे, बाध्य थे, मजबूर थे कि उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम के अंदर बात हो रही है ये। आगे आप देखोगे द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all the members of the third estate had to pay taxes to the state। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रही है, बात क्या आ रही है? देखो चर्च भी, जो चर्च था, क्लर्जी, चर्च भी किसानों से ना करों का एक हिस्सा, जिसे हम टाइथ के नाम से जानते हैं, टाइथ के नाम से जानते हैं, के रूप में वसूल करते थे। यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे ना, जिन्हें हम क्लर्जी कहते थे, तो क्लर्जी वाले जो लोग होते थे ना वो भी किसानों से टैक्स वसूल करते थे, और जिसे हम टाइथ कहते थे, यानी कि एक तरीके का ये धार्मिक कर होता था, धार्मिक कर, कि भाई वो लोग चर्च को मेंटेन कर रहे हैं, तो चर्च को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आएगा, तो वो खर्चा भी वो किससे वसूल करते थे? किसानों से, और ये कह के वसूल करते थे कि भैया ये टैक्स है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे टाइथ का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ, अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख सकते हो, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। मान लो अगर किसान ने फसलें उगाई, प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन हो गया 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी किसान ने, तो इसका आप 1/10 कर दो, 1/10, यानी कि 10वां हिस्सा निकाल दो आप, तो 10वां हिस्सा, 0 से 0 कट गई, तो आपका 10वां हिस्सा 10 के बराबर हो गया। यानी कि अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप लगा लो हिसाब कि 10 यूनिट्स के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। किसको? किसको? चर्च को, है ना, चर्च को देना पड़ेगा। कौन देगा? किसान देंगे। तो आप देखोगे आगे, ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, साथ ही साथ चर्च तो एक अलग चीज हो गई, और जो गवर्नमेंट होती थी उनको भी टैक्स देना पड़ता था,
और वो कौन देते थे? किसान ही देते थे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यानी कि किसान चर्च को भी टैक्स दे रहे हैं और साथ ही साथ किसको टैक्स दे रहे हैं? जो वहां की गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, यानी कि जो किंग है लुई 16, उसको भी देना पड़ रहा है। आगे आप देखोगे इन करों में, अब आप एक और चीज समझना, इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर कहते हैं इसे हम। टाइल मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। जैसे कि इनकम टैक्स होता है ना आज की डेट में, आयकर, तो उस टाइम पे ये प्रत्यक्ष कर को टाइल कहते थे। और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे, यानी कि इन करों में टाइल भी शामिल था, यानी कि वो जितना कमाएंगे अपनी अर्निंग के बेसिस पे भी वो टैक्स देंगे, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी वो पे करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स पे करने का मतलब क्या हुआ? वो कोई भी ब्रेड वगैरह परचेज करेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे, तो उस पर भी इनडायरेक्ट तरीके से वो टैक्स पे कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी लिखा होता है कि आप जैसे आज की डेट में कोई भी सामान परचेज करते हो तो नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो यही इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहां तक कि वो डायरेक्ट टैक्स भी पे करेंगे और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी उन्हें पे करना पड़ता था। अब टाइल का मतलब क्या है? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, यानी कि सीधा जो हम स्टेट को जो पे करते हैं टैक्स, उसी को हम टाइल के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, यानी कि जो आपका सॉल्ट होता था, नमक होता था, और जो तंबाकू होता था, उस पे लगने वाले जो टैक्स होते थे उसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कितने तरह के टैक्स जो हैं वो किसानों को देना ही पड़ता है अपने से ऊपर स्टेट के लोगों को, चाहे वो नोबल्स हो जाए, चाहे वो क्लर्जी हो जाए, या फिर वो डायरेक्ट राजा को देना पड़ जाए। तो यानी कि अल्टीमेटली आप बताओ कि बर्डन सारा किसके ऊपर पड़ गया? किसानों के ऊपर ही पड़ रहा है। इसलिए लास्ट लाइन में ये जो बात लिखी हुई है ये भी गलत नहीं लिखी हुई, बिल्कुल वैलिड लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है लाइन? द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस was borne by the थर्ड स्टेट अलोन, यानी कि ये बात लिखी गई भाई सारा का सारा जो जिम्मा है ना टैक्स पे करने का और फ्रांस के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का, वो सारा का सारा थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर आ गया, है ना। थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था सबसे ज्यादा, और फर्स्ट दो स्टेट के लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बाई बर्थ उन्हें ये राइट मिला हुआ है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे बर्डन किन के ऊपर पड़ गया? फिर थर्ड स्टेट के लोगों पे, और वो भी सिर्फ एक ही तरह का टैक्स नहीं, अलग अलग तरह के टैक्स उनसे वसूल किए जाते थे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि फ्रांस को किसने संभाल रखा था? फिर थर्ड स्टेट के लोगों ने। अगर हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें, तो वो किसके जिम्मे थी? थर्ड स्टेट के लोगों की। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे स्टेट की जनता वहन करती थी, मतलब बॉर्न करती थी। बर्डन सारा इनके ऊपर था। तो ये था आप लोगों का पूरा आज का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया, समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? तो आप सभी ने मेरे को फ्यूडल सिस्टम बताना है, समानता व्यवस्था हिंदी में। तो आपने फ्यूडल सिस्टम मेरे को बताना है कि क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर कि व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम मैंने आप लोगों को वैसे समझा दिया है कि एक राजा है, राजा के पास सारी जमीन हुआ करती थी, है ना। पहले तो राजा जमीनों को दे दिया करता था और बदले में उनसे कुछ लेता था, दे दिया करता था, और नीचे के लोगों को, नीचे के लोग और नीचे के लोगों को दे देते थे, है ना। आर्मी वगैरह, आर्मी फिर किसानों को दे दिया करती थी। अल्टीमेटली यहाँ पे जो काम करते थे ज्यादा वो किसान होते थे, ठीक है। तो आपने ये पूरा सिस्टम बताना है फ्यूडल सिस्टम क्या है। तो अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात फिर से होगी। तो लेकिन जाने से पहले आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है
आप वो ज्वाइन कर सकते हो और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। हमारा जो पेज बना हुआ है वहाँ पे, और कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो। ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।